बेटी बेटा कुछ भी दे। ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखना, अभी सर्दी है ना तो बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर शांति फ़ोन काट देती है। तभी उसके पास उसकी सहेली विमला भी आती है। अरे विमला, आओ आओ। हाँ भाई, बधाई हो शांति तुम्हें। शुक्रिया। चलो, अब तुम नानी तो बन गई, लेकिन दादी कब बन रही हो? बस सब भगवान की मर्जी है, जब समय घड़ी होगी तब सब हो जाएगा। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। रुक, मैं अभी हमारे लिए चाय बनवाती हूँ। उसके बाद शांति अपनी बहू प्रीति को चाय लाने के लिए कहती है। प्रीति उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। नमस्ते काकी। नमस्ते बेटा, जीती रहो, तुम्हारी भी जल्दी ही गोद भर जाए। जी। प्रीति वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शांति और विमला थोड़ी देर गप्पे लड़ाते हैं। फिर विमला भी अपने घर चली जाती है। शाम को, बहू तूने सुमन का सारा सामान तैयार कर दिया है ना? जी मम्मी जी, लगभग सारी तैयारी हो गई है। तो ठीक है, तेरी बुआ जी के आने से पहले ही सब काम हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो तुझे तो पता ही है वो कितने सख्त मिजाज की है। जी मम्मी जी। चलो, मैं सुमन की तरफ से तो निश्चिंत हो गई हूँ। अब तुम दोनों भी मुझे जल्द ही खुशखबरी दे दो, ताकि इस घर में जल्दी ही किलकारियाँ गूंजे। मम्मी जी, हम कोशिश तो कर रहे हैं। फिर 2 दिन बाद घर की बुआ भी आती है। अरे दीदी नमस्ते, आ गई आप? नहीं नहीं, यहाँ तो मेरा भूत खड़ा है ना। हैं? अरे आ ही गई, इसीलिए तो नज़र आ रही हूँ। जी जी। वैसे बधाई हो, सुमन को प्यारा सा बेटा हुआ है। जी, आपको भी बधाई हो। प्रीति भी सविता के लिए पानी लेकर आती है, उनके पाँव छूती है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, जीती रहो, सदा सुहागन रहो, और हमें जल्दी से अब दादी बना दो। जी बुआ जी। क्या है ना बेटा, अब बहुत टाइम हो गया, अब वंश आगे बढ़ाने की बारी है। एंजॉय करने के लिए इतना टाइम बहुत है, अब घर की जिम्मेदारियों को समझने की बारी है। जी बुआ जी। अरे अब तो सब हमारे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए। जा बेटा, चाय नाश्ता लेकर आ। प्रीति वहाँ से किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। फिर वो उन दोनों के लिए चाय बना कर लाती है। क्या सुमन बिटिया यहाँ पर आएगी? नहीं दीदी, मैंने सुमन से बात की थी, उससे कहा कि उसकी ननद वहाँ आई है, उसकी सास और ननद वहाँ उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो फिर ठीक है, हाँ हम सब उससे मिलकर आ जाएंगे। जी दीदी। फिर रात को, क्या बात है, इतनी उदास क्यों? अब सबको वारिस चाहिए, अब तो सब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम आराम से सो जाओ। पर उस रात प्रीति को नींद नहीं आती, बेचारी करवटें ही बदलती रहती है। फिर 2 दिन बाद सभी सामान लेकर सुमन के ससुराल उससे मिलने जाते हैं। सुमन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ बेटा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू भाभी, थैंक यू बुआ जी। कैसी हो बेटा, अब ठीक हो ना? हाँ मम्मी, तुम चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार था, अब ठीक हो गया है। बेटा लेकिन अभी तुम्हें अपना और बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ सुमन, तुम बस अपना ध्यान रखो। जी भाभी, आप चिंता मत कीजिए। फिर वहाँ पर सभी बातें कर रहे थे। जब प्रीति बाहर जाती है तब सुमन की सास प्रीति के पास आती है। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं आंटी जी, मैं तो बस कॉल अटेंड करने के लिए बाहर आई थी। ओह अच्छा, वैसे बेटा तुम हमें कब खुशखबरी सुना रही हो? बस आंटी जी, सब समय घड़ी की बात है। हाँ बेटा, भगवान ने सुमन की तो सुन ली, लेकिन अब तुम भी जल्दी हमें खुशखबरी सुना दो। जी। उसके बाद प्रीति अंदर जाकर गुमसुम होकर बैठ जाती है। अब हर कोई उसे सिर्फ एक ही सवाल जवाब किए जा रहा था, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद वो सभी वापस अपने घर आ जाते हैं। तब रात को, मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। क्या बात है? अरे भाई, कौन मेरी बीवी को परेशान कर रहा है? देखिए ना, हर कोई मुझसे सिर्फ एक ही सवाल किए जा रहा है कि मैं उन्हें खुशखबरी कब दे रही हूँ। आप जानते हो ना हम कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब समय की बात है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी सबने सुमन की खबर सुनी है, सभी बहुत खुश है, इसलिए सब तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, अब तुम ज़्यादा परेशान मत हो और आराम करो। उसके बाद वो दोनों भी सो जाते हैं और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन अभी भी सभी प्रीति को बार बार वही सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर रहे थे। घर में कोई पड़ोसन आती तो वो भी प्रीति से यही पूछती, या कोई रिश्तेदार आता तो वो भी प्रीति से सिर्फ एक ही बात पूछता। और तो और अब प्रीति की सास शांति भी इस बात को लेकर उसके पीछे पड़ गई थी। एक दिन, इस बार भी रिजल्ट नेगेटिव आया है, अब हम क्या करें, हमारी इतनी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, और यहाँ पर सभी को लग रहा है कि हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हम अभी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि अब तो हम भी चाहते हैं कि हमारा ये इंतज़ार जल्द ही ख़त्म हो जाए।
पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेगा। कोई बात नहीं, अब आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन शांति बाहर से थकी हारी घर वापस आती है। तब प्रीति उसके लिए पानी लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी, पानी पीजिए। ला बहू। वैसे मम्मी जी आप कहाँ गई थी? अरे कुछ नहीं, हमारी पड़ोसन है ना, उसके यहाँ कुआं पूजन था, बस वहीं गई थी। अच्छा। मुझे तो लगता है कि मेरी सारी ज़िंदगी दूसरों के यहाँ कुआं पूजन जाने में ही निकल जाएगी। लेकिन पता नहीं मेरी दादी बनने की बारी आखिर कब आएगी। अब तो मुझसे सारी पड़ोसनें सवाल पूछने लगी हैं, यहाँ तक कि सभी मुझे अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हुए भी चिढ़ाने लगी हैं। बहू, अब तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तू भी मुझे जल्दी से दादी बना दे। मम्मी जी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता तुम दोनों कोशिश कर रहे हो, और इस बात के लिए तुम दोनों अभी सीरियस भी हो। अरे मेरी तो ऐसी कोई डिमांड भी नहीं है, बेटी बेटा कुछ भी दे दे। मैं उस खड़ूस कमला जैसी भी नहीं हूँ। अरे उसके घर में पोती हुई है लेकिन उसे फिर भी खुशी नहीं, उसे तो सिर्फ पोता चाहिए था। लेकिन उस मूर्ख को क्या पता कि वो कितने नसीब वाली है। अरे वो भाग्यवान है कि उसके घर पोती हुई। ये बात आपने बिल्कुल सही कही मामी जी। बेटा हो या बेटी, दोनों ही नसीब वालों को मिलते हैं। हाँ बहू, मैं और कुछ नहीं चाहती, बस तू हमें जल्दी से खुशखबरी सुना, ताकि मैं भी दूसरों को अपने यहाँ कुआं पूजन में बुला सकूँ। अब तुम्हारी शादी को भी बहुत साल हो गए, और सुमन की शादी तेरी शादी के कितने साल बाद हुई है, तो इसलिए मुझे ना अब दादी बना दे। बेटा बेटी कुछ भी दे दे बस। जी मम्मी जी। वहीं दूसरी तरफ जब यश ऑफिस से घर वापस आता है तब रमेश उसे रोकते हुए कहता है, क्या बात है पापा, आप अब तक सोए नहीं? नहीं बेटा, बस नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ पापा? एक ही बात है जिसकी वजह से तुम्हारी माँ और मैं बहुत परेशान रहता है। ऐसी क्या बात हो गई पापा? बेटा, हम चाहते हैं कि जल्द ही इस घर का वारिस हो। हमारी तो बस अब यही इच्छा बची है। देख, अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो। बेटा, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए, अब इस घर का वंश भी तो आगे बढ़ाना है ना। जी पापा। इतना कहकर यश वहाँ से चला जाता है। अब सभी यश और प्रीति को बहुत ज़्यादा टोकने लगे थे। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इस बार भी रिजल्ट नेगेटिव ही है। पता नहीं ये नेगेटिव से पॉजिटिव कब होगा। मैं क्या कहती हूँ, हमें एक बार डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। सही कहा, हमें एक बार डॉक्टर से ही कंसल्ट करना होगा। मेरी ना एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, हम उसके पास चले? हाँ ठीक है। उसके बाद प्रीति और यश डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ टाइम उनका चेकअप चलता रहता है। हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। तब लास्ट में अब फाइनल ऑप्शन यही है कि मुझे आप दोनों का कैपेबिलिटी टेस्ट करना होगा। ठीक है, जैसा सही लगे आपको। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। तुम दोनों डॉक्टर के इतने चक्कर लगा रहे हो, इसका कुछ फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं, या फिर हमें उल्लू बनाने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है? मम्मी जी, हम ऐसा क्यों करेंगे? अब वो तो तुम ही जानो। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी, हम सच में बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि अब हमें गुड न्यूज़ मिले, इसलिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जो भी है। उसके बाद खाना खाकर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। आपको पता है आज मम्मी जी ने क्या क्या कहा मुझसे? अरे तो इसमें क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है? अगर मम्मी ने कुछ कह भी दिया तो सुन लो। तुम भी ना हर छोटी छोटी बात को लेकर पीछे पड़ जाती हो। आप इतनी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अब गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? जब देखो तब सिर्फ एक ही बात बोलती रहती हो, मम्मी ने ऐसा कहा, बुआ ने ऐसा कहा, आंटी ने ऐसा कहा। अरे मेरे पास इन फालतू बातों के लिए फालतू समय नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये सब बातें आपके लिए फालतू हो गई? अरे आपका क्या है, आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हो और रात को देर से घर में आते हो। जिसे भी ताने कसने होते हैं वो दे देता है, और वो सब मुझे ही सुनने को मिलते हैं। आप क्या जानो कि मुझे कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है? आपको थोड़ी ना कुछ फील होता है? हाँ, मैं इंसान थोड़ी ना हूँ, जानवर हूँ, जानवर। बिल्कुल नहीं, जानवरों की बेइज्जती मत करो, जानवरों को सब फील होता है। देखो अपना, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। और कुछ इस तरह यश और प्रीति के बीच झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रहो तुम यहाँ अकेली, मैं चला। यश गुस्से में तकिया लेकर वहाँ से चला जाता है और ड्राइंग रूम में सो जाता है। सबको सारा दोष मेरा ही नजर आता है।
फिर अगले दिन भी यश प्रीति को कुछ भी बिना बोले ऑफिस चला जाता है। इस तरह अब दोनों में कड़वाहट पैदा हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे से बात करना तक पसंद नहीं करते थे। अब वो दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। कुछ तो दूसरों के ताने, कुछ उनके लड़ाई झगड़े और कुछ उनकी नाकामयाबी, इन सब की वजह से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सब कब ठीक होगा। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे हमें तो आज अपनी रिपोर्ट्स लेकर आनी थी। अब तो मैं इनसे बात भी नहीं कर रही हूँ, तो अकेले ही चली जाती हूँ। उसके बाद प्रीति उसी डॉक्टर के पास जाती है। हमारी रिपोर्ट्स ठीक तो है ना? माफ़ करना प्रीति, लेकिन तुम दोनों की ही रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। तुम दोनों पेरेंट्स नहीं बन सकते। ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सच है। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रीति, मैं आखिर तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? वो सब मैं नहीं जानती, वो तो तुम्हें ही पता है। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब सच नहीं है। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर प्रीति यश को कॉल करती है, लेकिन यश उसका कॉल नहीं उठाता। फिर शाम को जब यश घर वापस आता है, आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? देखो, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। मैं एक सीरियस बात कर रही हूँ। मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। उसके बाद प्रीति यश को सारी बात बताती है और रोने लगती है। प्रीति, शांत हो जाओ तुम, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन रिपोर्ट्स पर विश्वास नहीं। मैं दूसरे डॉक्टर से चेक करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं कल ही दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूँगा। सब ठीक तो होगा ना? हाँ, बिल्कुल ठीक होगा। फिर अगले दिन यश और प्रीति दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना चेकअप करवाते हैं, लेकिन वहाँ से भी उन्हें सिर्फ निराशा मिलती है। उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों ही पेरेंट्स नहीं बन सकते, जिसे सुनकर दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो दोनों बहुत सी जगह ट्राई करते हैं कि उन्हें कहीं किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद प्रीति दोबारा अपनी उसी डॉक्टर फ्रेंड के पास जाती है। प्रीति, तुम देखो, मुझे बताओ, क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी ने आज इतनी तरक्की की है। मैं जानती हूँ ज़रूर कोई ना कोई रास्ता होगा जिसके ज़रिए मैं माँ बन सकती हूँ। देखो प्रीति, मैंने हर पॉसिबिलिटी चेक की है, उसके बाद ही तुम्हें फाइनल आंसर दिया है। डॉक्टर की बात सुनकर प्रीति रोने लगती है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो नाइंसाफ़ी है ना। हमने कितनी कोशिश की, अरे कितने सपने सजाए थे, सब अधूरे रह गए। कोई बात नहीं प्रीति, चिंता मत करो। देखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अब तो कोई उम्मीद बची नहीं है। तुम तो इतनी अच्छी डॉक्टर हो ना, तुम भी मेरी मदद क्यों नहीं कर सकती? अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो तुम्हारे डॉक्टर होने का क्या फ़ायदा? काफ़ी देर रोने के बाद जब प्रीति शांत हो जाती है, देखो प्रीति, बुरा मत मानना, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। तुम कोई बच्चा क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपना खुद का एक बच्चा चाहती हूँ। देखो प्रीति, इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम इस बारे में सोचना ज़रूर। उसके बाद प्रीति वहाँ से चली जाती है और फिर एक पार्क में उदास होकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बैठने के बाद जब प्रीति वापस अपने घर लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो। प्रीति उस बच्चे की मासूम आंखों में देखती है। ठीक है बेटा। उसके बाद प्रीति उस बच्चे को खाना खिलाती है और उसे आइसक्रीम भी दिलाती है, जिससे वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। वो बच्चा बड़े ही प्यार से आइसक्रीम खा रहा था, तब प्रीति बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो। उसके बाद वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद भी प्रीति की आंखों के सामने सिर्फ उस बच्चे की ही झलक आ रही थी। अरे भाई, इतनी गहराई से क्या सोच रही है हमारी मैडम? तब प्रीति डॉक्टर की एडॉप्शन वाली बात और उस बच्चे की बात यश को बताती है। क्यों ना हम भी एक बच्चा गोद ले लें? ये तुम कैसी बात कर रही हो? क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? नहीं, लेकिन हम किसी और का बच्चा नहीं गोद ले सकते। देखो, बच्चा गोद लेने में कोई बुराई नहीं है। एक बच्चे को एक माँ बाप का सहारा मिल जाएगा और हम एक प्यारा सा बच्चा। प्रीति के समझाने के बाद भी यश नहीं मानता, लेकिन फिर जब यश देखता है कि प्रीति बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और वो हमेशा सिर्फ रोती ही रहती है, तो उसकी हालत को देखकर यश मान जाता है। उसके बाद प्रीति और यश घर पर सारी बात बताते हैं। जब घर पर पता चलता है कि वो दोनों ही पेरेंट्स नहीं बन सकते और बच्चा गोद लेना चाहते हैं, तो शांति और रमेश भी उनकी इस बात के खिलाफ हो जाते हैं। अरे अगर तुम किसी और का बच्चा गोद ले लोगे तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अरे बच्चा तो खुद का ही अच्छा।
बिल्कुल सही कहा। अरे ये डॉक्टर ना बिना वजह पागल बनाते हैं। तुम्हें डॉक्टर की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बच्चा गोद लेने से कुछ नहीं होता, और दुनिया क्या कहेगी? अरे हम भला किसी और का बच्चा क्यों पालेंगे? क्या पता वो किसका बच्चा हो। मम्मी पापा हमने सब ट्राई कर लिया है और अब ये हमारा फाइनल जवाब है। हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उसके बाद यश और प्रीति एडॉप्शन सेंटर में जाकर एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को गोद ले आते हैं। वो सिर्फ कुछ ही महीनों की थी। उसे देखकर यश और प्रीति को बहुत अच्छा लगता है। बच्ची के घर आने के बाद रमेश और शांति उस बच्ची के खिलाफ थे। मम्मी ये तुम्हारी पोती है। चुप कर, कुछ भी अनाप शनाप मत पक। मेरा इससे कोई नाता नहीं है, क्या पता किसकी बेटी है। मम्मी जी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हमने इसे गोद लिया है, अब ये हमारी बेटी है। देखिए तो कितनी प्यारी है। देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। यश और प्रीति के समझाने के बाद भी वो दोनों नहीं समझते। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन शांति और रमेश उस नन्ही सी बच्ची की तरफ देखते भी नहीं। फिर एक दिन जब प्रीति अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी और उसने अपनी बेटी परी को ड्राइंग रूम में लिटाया था, तब परी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर शांति वहाँ आती है। अरे क्या इसका सुबह सुबह रेडियो शुरू हो जाता है? ए बहू, आकर इसे संभालना। लेकिन प्रीति जब नहीं आती और परी लगातार रोती रहती है तो शांति उसे गोद में लेकर चुप कराने लगती है। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, अब चुप हो जा मेरी नन्ही परी। ना 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 ना, रोते नहीं बेटा। तब वहाँ पर रमेश भी आ जाता है। क्या बात है, ये चुप क्यों नहीं हो रही? आप इसका खिलौना लाइए ज़रा। ठीक है। उसके बाद शांति और रमेश दोनों परी को चुप करवाने की कोशिश करते हैं। तब परी चुप हो जाती है और शांति की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। परी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर शांति के मन में भी ममता उमड़ आती है। तब शांति पहले भावुक हो जाती है और फिर उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर थोड़ी देर बाद प्रीति भी वहाँ आती है। माफ़ करना मम्मी जी, मैं बाथरूम में थी। बहू, परी बिटिया सो गई है। हाँ बहू, कोई बात नहीं, अब से परी बिटिया का ध्यान उसके दादा दादी रखेंगे। ये बात सुनकर प्रीति बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर यश भी आ जाता है। हाँ, अब से परी हमारी ही बेटी है। चलो अब सब अच्छा हुआ। हाँ, अब तो परी के दादा दादी भी खुश हैं।